स्वागत है आप सभी का 10 का दमदार ट्रेड में। बाजार में आज सुबह से अगर आप देखें एक छोटी सी रेस्ट्रिक्टेड रेंज में काम हो रहा है और मीनवाइल अगर आप देखें इस छोटी सी रेस्ट्रिक्टेड रेंज में भी अभी हमने बैंक ऑफ जापान के ब्याज दरों में बढ़ोतरी के निर्णय को आई थिंक अभी तक तो कहीं ना कहीं पचा लिया है। एज ऑफ नाउ निफ्टी बैंक 51,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 51,500। क्यों? क्योंकि 51,500 पे कल प्लेसमेंट कॉल पुट राइटर्स दोनों का था। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज ऑफ नाउ निफ्टी थैंक्स टू आई थिंक निफ्टी फार्मा के ये एटलीस्ट और निफ्टी आईटी के अपने आज के पहले कॉल राइटर्स जोन के ऊपर एटलीस्ट एज ऑफ नाउ ट्रेड करता हुआ। आज फार्मा में अच्छा मूव है और एक और बास्केट जो कि अच्छा कर रही है वो है केमिकल बास्केट। कल के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद फार्मा और केमिकल आज केमिकल आज भी मूव स्ट्रॉन्ग जनरेट कर रहा है। प्रशांत सावंत, राजेश सतपुते पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी होंगे। रचना वैद्य, जतिन गेडिया, शेर खान के हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके। आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ दिलीप भट्ट होंगे और उनसे करेंगे बातचीत, और साथ ही साथ सुशील केडिया, फाउंडर केडियानॉमिक्स के। अमूमन उनका जो हमारे साथ अपॉइंटमेंट होता है, बातचीत होती है, वो मंगलवार को होती है, लेकिन इस बार बुधवार को उनके साथ ये मंत्रणा की बातचीत होगी। हर्षदा जी हाँ वीरू, इस बीच मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर कायम है। हल्की सी पॉजिटिव रुझान के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। 60.2 पर इस समय ट्रेड बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, हमारे साथ हमारे जो जानकार हैं उनसे फटाफट ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। प्रशांत, बताइए आपका इस समय का फ्रेश सौदा क्या है? जी सॉरी हर्षा जी, मेरा जो फर्स्ट पिक होगा वो होगा इक्का लैब्स। यहाँ पे मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। करीबन 1315 पे ट्रेड कर रहा है, 1295 1295 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाएंगे। नेक्स्ट पिक मेरा होगा ओबराय रियल्टी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1815 के नीचे। एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है 1815 स्पॉट के नीचे, और यहाँ से टारगेट मुझे लग रहा है कि ये पोजिशनली 1900 तक जा सकता है। ओके, प्रशांत का ट्रेड इक्का लैब ये उन्होंने पिक किया है। अच्छा राजेश सतपुते जी, आपके दो ट्रेड्स। 360 का स्टॉप लॉस होगा और 380 तक का मूव मिलेगा। और दूसरा बाय कॉल रहेगा टाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे कल एक फ्रेश ब्रेकआउट है, आज फॉलो थ्रू मिल रहा है और चैनल का भी रेजिस्टेंस है। तो 1951 फ्यूचर में चल रहा है। 1925 का स्टॉप लॉस होगा एंड 2000 के आसपास का टारगेट होगा। ओके, तो टाटा कॉम में एक अपॉर्चुनिटी और ओबराय रियल्टी में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है। रचना जी हमारे साथ जुड़ गए। रचना जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके दो ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो दो ट्रेड्स रहेंगे उसमें एक है टीसीएस के फ्यूचर, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। इसमें हमने अपने क्लाइंट्स को ऑप्शन दे रखा है फॉर योर डिस्क्लोजर। टीसीएस में बहुत फ्रेश मूवमेंट शुरू हो रही है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट से शुरू हो रही है। 4400 के ऊपर इसका फ्यूचर्स है। अगर ये काउंटर 4370 ऑन फ्यूचर्स होल्ड करेगा तो ऊपर वाली साइड पे उसने जो 3 दिन पहले हाइस बनाए थे उसको टच दोबारा करना चाहिए, विच शुड बी 4460 एंड 4480। तो ये दोनों टारगेट्स के लिए टीसीएस के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। दूसरा मेटल्स में एज अ सेक्टर थोड़ी स्ट्रेंथ है, तो उसके लिए मैं टाटा स्टील चूज करूंगी। टाटा स्टील में 164.7 पे फ्यूचर्स है, तो ये पुल बैक दे रहा है। और यहाँ पे अगर ये काउंटर 163 को होल्ड कर जाएगा तो ऊपर वाली साइड पे दोबारा से स्विंग देके 167 एंड 168 का नंबर दिखा सकता है। तो 164.5 के करीब बाइंग, 163 का एसएल एंड 167 का और 8 का टारगेट। ओके ओके, तो दो ट्रेड्स आपके। जतिन गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारे दो बाय साइड की तरफ के ट्रेड्स होंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो आदित्य बिरला कैपिटल यानी एबी कैपिटल में होगा। 2 दिनों का एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ आज ब्रेकआउट हो रहा है। पैटर्न वाइज एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। आर्ली चार्ट्स पे नेस्ले को मूव स्टार्ट हो चुका है। तो 221 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। टारगेट रहेंगे 231 और 233 के। जो दूसरा स्टॉक होगा वो मदरसन सुमी में होगा। तो मदरसन सुमी में हमने देखा है कि एक रनअप के बाद 2 दिनों का कंसोलिडेशन हुआ था। अर्ली मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट पे फिर से एक बाइंग मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कि एक अपमूव इसमें भी स्टार्ट हुआ है। तो 208 और 215 के टारगेट के लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 192 का।
ओके चलिए यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल आपके स्क्रीन पे 225 पर ये बाय कॉल है। मीनवाइल इस वक्त एक जो असली अच्छी लीड ले रहा है वो है निफ्टी आईटी। अब देखिए निफ्टी आईटी कल क्या हुआ, निफ्टी आईटी ने कल क्लोजिंग में एक थ्रस्ट जनरेट किया था। मुझे कल क्लोजिंग में निफ्टी आईटी बहुत इंप्रेस कर रहा था और हर्ष और मैं बात भी कर रहे थे उस वक्त। मीनवाइल निफ्टी आईटी ने अब कल के हाई को क्रॉस कर दिया है। कल के हाई को क्रॉस करने का मतलब है कि हम अब इनफैक्ट वो दिन 29 जुलाई का जिस दिन एक पहली बार छोटा सा रिवर्सल आया था उस दिन के क्लोज को ओवरटेक करते हुए, सो एज ऑफ नाउ स्क्रीन पे जो चीज़ सबसे स्ट्रॉन्ग है वो है निफ्टी आईटी। रचना जी थोड़ा सा निफ्टी आईटी पे बात करते हैं, अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड करें आप अपनी रिसर्च को और मिड कैप में जाएं। मिड कैप में आपको निफ्टी आईटी में क्या इंप्रेस कर रहा है इस वक्त? जी, जहाँ तक निफ्टी मिड कैप की आईटी की बात है तो उसमें एक मेरा ध्यान है एलटीटीएस पे, जो कल से मेरा ध्यान है जिस पे। और एलटीटीएस में यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट बनी रखी है काफी दिन की, जहाँ से एक ब्रेकआउट संभव है। जो 5200 जैसी प्राइस क्रॉस करेगा तो ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा। 5200 को क्रॉस करते ही 5250 एंड 5290 के दो टारगेट्स ओपन होंगे और ये तब तक वैलिड रहेंगे जब तक 5170 के ऊपर एलटीटीएस का फ्यूचर्स बना रहेगा। दिस चार्ट इज लुकिंग गुड। ये तो चार्ट में एक्शन बन रहा है। इनफैक्ट कुछ देर पहले आपने टाटा स्टील मेंशन किया था नंबर से पहले, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील रेडार पर आ रहा है जहां पर थोड़ा थोड़ा करके अब खरीदारी का मोड बनता हुआ दिखाई दिया। लेकर आइएगा प्लीज़ वो ट्रेड स्क्रीन पर। और फ्यूचर्स में एक बार देख लेते हैं क्या जेएसपीएल में भी एक्शन है, तो आधे % तक के गेन्स वहां पर देखे जा रहे हैं। जतिन, रचना ने तो अपना पर्सपेक्टिव टाटा स्टील पर दिया है, लेकिन बाकी की यूनिवर्स जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल जिनके नंबर्स भी आ चुके हैं, अब आज का ये जो हल्का मूव है क्या इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है? क्या तेजी की पोजीशंस लेना ठीक है या नहीं? देखिए ओवरऑल निफ्टी मेटल इंडेक्स की मैं बात करूं तो थोड़ा रेंज बाउंड लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ज्यादा ही करेक्ट हो चुका है। तो एक टेक्निकल पुल बैक डेफिनेटली सब काउंटर्स यानी कि जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील में पॉसिबल है। अमंग दी मेटल स्पेस वी लाइक जेएसडब्ल्यू स्टील वीकली चार्ट्स पे 20 वीक के एवरेज पे सपोर्ट लेके एक फ्रेश लेग स्टार्ट कर रहा है और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी 2 दिनों का कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है। तो हमें लगता है इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा टिल द लेवल्स ऑफ 938 और 945। तो करंट लेवल्स पे अगर जो किसको लॉन्ग करना है तो 905 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है 935 और 938 के टारगेट्स के लिए। ओके मीनवाइल इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि अब आप देखिए टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, टीसीएस सब डे 5 पर आके ट्रेड करते हुए। जब आप आईटी के मूव को देखिए, टेक महिंद्रा 1649 पे, एक बार टेक महिंद्रा की एक कॉल लेके आइएगा। टेक महिंद्रा इट्स 1549। टेक महिंद्रा इस प्राइस पे मेरे ख्याल से अब 18 जुलाई के बाद जो सारी की सारी कैंडल्स हैं उनकी बॉडी को एटलीस्ट क्रॉस करता हुआ 1548। डायरेक्टर साहब इसकी नियरेस्ट स्ट्राइक अवेलेबल जो होगी वो स्क्रीन पे रखिएगा। एक बार प्रशांत जरा टेक महिंद्रा को देखिएगा। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग थ्रेशोल्ड पॉइंट पे बैठा ना कोई स्टॉक वो यही है। 1560 है, 1550 है, इन दोनों में से कौन सी कॉल ले सकते हैं प्रशांत? वीरू जी मुझे लग रहा है 1560 1560 की जो स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 3940 के बीच ट्रेड हो रही है। सो यहाँ पे आइडियल स्टॉप लॉस 27 का है, 27। तो मुझे लग रहा है इसको थोड़ा नीचे 35-36 के आसपास अगर मिले तो लेना लॉजिकल होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस चेंज मत कीजिए। 27 का स्टॉप लॉस रख के आपका जो टारगेट होगा वो होगा करीबन 60 से लेके 65 का। ओके, तो टेक महिंद्रा के लिए ये सारे स्टॉक्स तेजी की पोजीशंस इस समय बना रहे हैं। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है। चलिए, इस बीच हमारे साथ मार्केट बिग वॉइस में दिलीप भट्ट जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत शुरू करते हैं। दिलीप, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सेबी कंसल्टेशन पेपर पर आपकी क्या राय है? इतने सालों से आप मार्केट में रहे हैं, ये पहली मर्तबा है मेरे ख्याल में जब सेबी क्लियरली कह रहा है कि देखिए रिटेल पार्टिसिपेशन एफएनओ में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, उसको नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है और उसके लिए ऑफ कोर्स वो 7 कदम सुझाए भी हैं। आपका टेक क्या है? गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरह से इंडिया का मार्केट कैप है और जिस तरह से यूएस का मार्केट कैप है उसमें जो अंतर है, उसके बावजूद भी
इन स्पाइट एंड डिस्पाइट दैट अगर हमने F&O का वॉल्यूम देखा और यूएस के साथ भी कंपेयर कर लिया तो इट इज सर्टेनली डिस्प्रोपोर्शनेटली ह्यूज। और अक्सर हमारा एक्सपीरियंस यही है कि फ्यूचर्स ऑप्शंस और इंट्राडे में पैसे बहुत कम बनते हैं, और अगर बनते भी हैं तो बहुत फ्यू खुश नसीबों को बनते हैं और ज्यादातर लोग उसमें लकी रहते हैं, बट वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी ऑन दीज थिंग्स। तो आई थिंक इन अ वेरी राइट मूव, जैसे हम देख रहे हैं जिस तरह से डीमैट अकाउंट खुल रहा है, जिस तरह से न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और जिस तरह से ये जो टर्नओवर ऊपर जा रहा है, I think SEBI is doing the right thing to curb and bring some control on this kind of trading in futures and options and intraday. So I think मुझे लगता है एकदम ये सही कदम है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जब भी अब इंडिया इज गेटिंग इनटू इक्विटी कल्ट और उसमें कुछ कोई हादसा हो जाए। तो इसके लिए आई थिंक वन शुड कॉम्प्लीमेंट SEBI and the finance ministry without any doubt. Dilip, what implications does it have for discount brokers, especially exchanges? अभी अपना listed exchange BSE है, eventually NSE भी जाकर list करेगा। अब SEBI basically कह रहा है कि आपके हर दूसरे दिन जो weekly contract है उसको आप सिर्फ एक ही ला सकते हैं। अब हम देख रहे हैं BSE के 2 है, NSE के मल्टीपल हैं। ये अगर कम हो जाएगा, इसके इम्प्लीकेशंस क्या रह सकते हैं वॉल्यूम्स पर, डिस्काउंट ब्रोकर्स के बिजनेस पर? इसमें कोई दो राह नहीं है कि एक बार नीचक रिएक्शन से थोड़ा बहुत टर्नओवर नीचे आ जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली ब्रोकरेज के ऊपर भी इम्पैक्ट आ जाएगा। तो इन द शॉर्ट टर्म मैं कहूँगा एकदम इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए शायद इट मे बी लुक्ड अपॉन, परसेप्शन यही रहेगा कि थोड़ा बहुत निगेटिव है, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है, अभी भी एक लंबा फ्यूचर है इसमें। और जिस तरह से ये फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है इंडिया के इक्विटी मार्केट्स में, तो मुझे लगता है दीज शॉर्ट टर्म थिंग्स मैं ऐसे समझूंगा ये एबेरेशन से, ये हिकअप्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई उसका मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। अभी भी इनके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे ही रहेंगे। ओके, निफ्टी ये एग्जैक्टली अगर आप देखें स्पेस पर कभी था इस बीच निफ्टी बैंक जो है वो करीब 5146 पर, लेकिन जो बात मैं कह रहा था आपको, आईटी जो कि करीब उस वक्त 80 पॉइंट ऊपर था, अब 250 पॉइंट ऊपर हो गया है, और वो इस वक्त निफ्टी को भी एक पुश प्रोवाइड करता हुआ निफ्टी इज नाउ एट डे हाई। दिलीप सर, ये इस बार आईटी में आपको अर्निंग्स कैसी लगी? और थोड़े बहुत अगर आप देखें जो आई थिंक ग्रीन शूट्स जिसे कहते हैं आप, वो BFSI में विजिबल थे। आईटी में सर आप लोगों ने मतलब थोड़ा सा फोकस बढ़ाया है क्या? और अगर एक दो स्टॉक्स पे आप कन्विक्शन के साथ बोल पाएं, कंफर्टेबल हो, तो वो कौन से होंगे? तो मुझे लगता है ये दो आईटी में ये समझना चाहिए कि जो रिजल्ट्स आए दे वर सर्टेनली मिक्स्ड, लेकिन इतने भी ऐसे कोई नहीं थे जहां पर जिस तरह से इसका नेगेटिव पिक्चर और परसेप्शन पेंट किया गया था उसके मुकाबले में बहुत ही ठीक आ गए। और अगर हमने ओवरऑल उनके कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ को देखा, वॉल्यूम को देखा, और अगर हमने मार्जिन्स को भी देखा, तो मुझे लगता है कि शायद even if the scenario does not improve, ये जो करंट जो परफॉर्मेंस है that itself is not bad at all। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल जिस तरह से मार्केट में सर्टेन पॉकेट्स में और काफी पॉकेट्स में जो एब्सर्ड वैल्यूएशन चल रहे हैं, उसके मुकाबले अगर हम पोजीशन करें तो आईटी लुक्स प्रीटी गुड इन टर्म्स ऑफ फ्री कैश फ्लोज, इन टर्म्स ऑफ ROEs, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन एंड इवन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है कि शायद जिस तरह से मार्केट पोजीशन या दीज वैल्यूएशंस, सम ऑफ द सेक्टर्स रोटेशन जो होता है उसमें आईटी का रोटेशन हो रहा है एंड बहुत सही तरीके से हो रहा है और होना भी चाहिए, बिकॉज इन दीज सिनेरियोज दीज एक्ट एज रेजिलियंस एज वेल एज डिफेंसिव। और जहां तक आईटी कंपनीज का सवाल है, मैं अभी भी कहूंगा कि फ्रंट टाइम में HCL टेक अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। विदाउट एनी डाउट इन्फोसिस तो रहेगा ही, और मैं कहूंगा मिड कैप्स में अगर हम देखें तो शायद ये टेक महिंद्रा will still a lot of scope to go ahead। अब जिस तरह से जो नए मैनेजमेंट आ गए हैं इन्फोसिस से,
और देखने को मिल रहा है कि जो कुछ भी करेक्शंस कर रहे हैं, जो कुछ भी स्टेप्स उठा रहे हैं, वी आर गेटिंग टू सी इन द परफॉर्मेंस। ओके, टेक महिंद्रा पे सर बोल ही रहे थे, और टेक महिंद्रा बात करते करते एट 1558 हमने इसका ट्रेड पकड़ा था करीब 1549 पे। डायरेक्टर साहब वो कॉल रखेंगे स्क्रीन पे, और दिलीप सर की कॉल भी अगर आप देखें अभी इनफैक्ट जो कन्विक्शन है वो टेक महिंद्रा पे है। क्या गजब का मूव दिया यहाँ पर। अच्छा दिलीप सर, ये रियल स्टेट पर आई मीन जो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को विड्रॉ किया गया सर, आप मतलब रियल स्टेट को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीते 4 साल में हमने सबसे सब्सटेंशियल वेल्थ क्रिएट इस स्पेस में भी की है, एज ए आई थिंक स्पेस रियल स्टेट, और उसके बाद रियल स्टेट स्टॉक्स में भी, और इनफैक्ट रियल स्टेट एंसिलरी में भी, HFCs में भी। अभी आपका व्यू रियल स्टेट पे क्या है सर? मुझे लगता है कि रियल एस्टेट अभी भी 2-3 साल के लिए और ठीक ही रहेगा। ये इंडेक्सेशन का जो आया है, जो एक मिडिल क्लास के लिए काफी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मार्केट्स नो हाउ टू टेक इट इन देयर स्ट्राइड, और इससे कोई खास इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे आएगा ऐसा नहीं लगता। हमको लगता है अभी भी रियल एस्टेट में इंट्रिंसिक डिमांड बहुत अच्छी है, और अगर हमने देखा कि जिस तरह से प्री सेल्स के जो फिगर्स आ रहे हैं और जिस तरह से जो विजिबिलिटी मिल रही है सब मेजर कंपनीज में आप देख लो, तो काफी कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है कि यहाँ से भी मिनिमम आई थिंक 15 to 18 मंथ्स तो चालू रहेगा। और ये जो रियल एस्टेट में जो नया एंगल आ गया है डेटा सेंटर्स का भी, दैट ऑल्सो विल हेल्प सिग्निफिकेंटली। और आने वाले टाइम में हम ये भी देखेंगे कि शायद इंटरेस्ट रेट्स माइट कम डाउन, which once again will act as a boost to real estate। तो काफी सारे टेलविंड है और शायद और रहेंगे for some more time to come, and one should remain invested in real estate। रियल स्टेट पे आपका व्यू, आपकी स्क्रीन पे निफ्टी रियल्टी लगभग %.5 नीचे, ये आपकी स्क्रीन पे चार्ट भी हैं आई मीन लास्ट 7 डेज के। मीनवाइल निफ्टी को एक बार देखिए स्क्रीन पे, एक पुश देखे, एक जनरेट करके पुश 941 की तरफ बढ़ता हुआ। अच्छा दिलीप साहब, अभी तो मैं प्रश्न आपसे पूछा था, मैंने रियल एस्टेट पे आपसे प्रश्न पूछा, मैंने आपसे IT पे प्रश्न पूछा, मार्केट्स पे आउटलुक लिया, लेकिन अब एज ऑफ नाउ इस अर्निंग सीजन में जिस चीज़ ने आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज किया हो वो क्या थी? मतलब जिसको अब आई थिंक जिस पे या तो आप उस चीज़ को देखने के बाद अपना वेटेज घटा रहे हैं, आपका प्रोस्पेक्टिव नेगेटिव हो गया है, या फिर वो नंबर्स एज पर द वैल्यूएशंस आपको ठीक ठाक लग रहे हैं टू चेस पर्टिकुलर थिंग्स? 2 चीज़ें पूछूंगा आपसे मैं। मुझे लगता है एक तो फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर के रिजल्ट्स काफी ठीक आ गए, और आने वाले 18 months to 24 months में हमें लगता है कि शायद ये फार्मा कंपनीज विल कंटिन्यू टू डू वेल। और हमने ये भी देखा कि जो बिग फार्मा कंपनीज है वो ओवर लास्ट 3 to 4 years उन्होंने कैसे जो US FDA का जो डर बना हुआ था उसको कैसे अपने स्ट्राइक में लिया, उसको कैसे डील्स करवा दिया। और अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन आता है फ्रॉम US FDA तो इतना बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है। और जिस तरह से अपने जो टॉप फार्मा कंपनीज है उसमें से मैं खास कहूंगा कि सन फार्मा, लुपिन और दिवीज, ये 3 फ्रंट लाइन फार्मास जरूर एकदम स्टैंड आउट होते हैं। और ऐसा लग रहा है कि फार्मा कंपनीज के जो रिजल्ट आए आने वाले 18-24 मंथ्स में इट विल कीप ऑन इम्प्रूविंग फर्दर। और ऐसा इनका अगर हम आपने देखा कि उनका ROEs या फिर उनके कैश फ्लोज वो भी काफी ठीक ही रहते हैं, तो आई वुड लुक एट फार्मा सेक्टर एज वन। और अगर एक टेम्पररी प्ले करना है तो केमिकल सेक्टर ऐसा लग रहा है कि शायद बॉटम आउट हो गया, एक मोमेंटम प्ले देखने को मिल सकता है यहाँ से फॉर नेक्स्ट 6 months to 9 months। बट इसमें एक सेक्युलर लॉन्ग टर्म व्यू लेना बहुत मुश्किल बन जाएगा, बिकॉज चाइना इज स्टिल एन अननोन फैक्टर। और अभी तक जो पिछले 3-4 सालों में जो उसमें लास्ट 1.5 साल से ऑफ कोर्स केमिकल्स इज नॉट डूइंग वेल, बट प्रायर टू दैट इट वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बट नाउ चाइना फैक्टर इज वंस अगेन कमिंग इनटू प्ले। तो मुझे लगता है कि 6-9 मंथ्स के लिए जरूर एक पोजीशन के लिए देखना चाहिए, एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बट लॉन्ग टर्म व्यू लेना इसमें विल बी डिफिकल्ट। तो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक केमिकल्स एंड फार्मा लुक्स pretty interesting from the way the results have come out। पर FMCG में एक जरूर ध्यान देना चाहिए कि जैसे हम
रूरल में रिवाइवल देखेंगे और सोबरिंग ऑफ कमोडिटी प्राइसेस, ये दोनों प्रोवाइड करेंगे टेलविंड। हो सकता है कि नेक्स्ट 9 months to 12 months में इवन FMCG कैन गिव अ रीजनेबली 15-20% रिटर्न। दिलीप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए, सभी सेक्टर पे, इंडाइसिस पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, एक बार इंडेक्स स्क्रीन पे रखिएगा, इट्स 24947। आज की इस बातचीत में अब सुशील कीड़िया जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुशील जी, एक दिन के विलंब से, सुशील जी ने कल एक दरख्वास्त की थी कि तबीयत ना साझे। सुशील जी, अब तबीयत कैसी है और इंडेक्स लग कैसा रहा? तबीयत तो देखिए जी, निफ्टी के साथ साथ चेंज हो जाती है। बाजार की बात अगर करें वीरेंद्र जी, तो निफ्टी हमने अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किया है, वही आपको बताएंगे। 25,500 तक जाएगी, पर उसके पहले 24,100 आने का, 24,000 भी आने का भय है। और अगर ये 24,900 के नीचे कल के दिन बंद दे देगा तो परसों से हम बेचेंगे। ओके, अच्छा, निफ्टी बैंक पर अभी तक ये शायद वो 51,000 और 51,50,900 की ट्रैजेक्टरी को नहीं तोड़ रहा है। यहाँ पर व्यू क्या है, कौन सी ट्रैजेक्टरी के नीचे आपका सेल ट्रिगर होगा? देखिए, बैंक निफ्टी में ना HDFC बैंक रम्मी का पपलू बना हुआ है। उसकी चार्ट पे जगह है कि एक नया हाईवे मार दे और बैंक निफ्टी कहां से कहां पहुंच जाए, पर वो चलने को तैयार नहीं है। 4-5 दिन से HDFC बैंक साइडवेज है, बाकी सारे बैंक्स मिले जुले। तो सारा दारोमदार चूंकि जब अब HDFC बैंक पे है, तो अगर मेरे स्क्रीन से PCR इस चार्ट को दिखा सकते हैं, आप ये देखो, बैंक निफ्टी की जो आवरली चार्ट आपको मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, उस पर ये जो सपोर्ट का जोन आ रहा है 51,177, 51,177 के नीचे चल पड़े, हमें लगता है कि 50,480 और उसके नीचे भी और जा सकता है। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में असमंजस है कल तक का। कल के बाद सिग्नल्स बिल्कुल क्लियर मिल जाएंगे। और आईटी पे जो हमारा व्यू था वीरू कि बेचना ही नहीं है और एक तरफा चलेंगे, तो वो ख्वाहिशें पूरी सी कर दी है आईटी ने। और उसमें सबसे पहला जो खतरे का बजर बजना शुरू हुआ है, इन्फोसिस पे बजना शुरू हुआ है। हो सकता है नेक्स्ट वीक तक, जब तक आपसे मिले, इन्फोसिस में बड़ा सेल और शॉर्ट सेल दोनों ट्रिगर हो जाए। ओके, इन्फोसिस आपको यहाँ पे स्केप्टिकल लग रहा है, और आई थिंक वो जो कॉल थी कि आईटी को अब चेस करना है, उसमें अब थोड़े से आई थिंक मतलब अब्यूज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो शायद स्विंग पूरा हो चुका है। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक होके बात करें, आई मीन सुशील जी, ये बीते 10-20 दिन में एक बहुत ही अप्रत्याशित जो बदलाव हुआ है वो है क्रूड की ट्रैजेक्टरी। आई मीन 79-70, 79-40 का जोन, और एक ऐसे माहौल में जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चरम पे हैं, आप क्रूड को कैसे रीड कर रहे हैं? और क्रूड डेरिवेटिव्स इस्तेमाल के तौर पे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई, पिडिलाइट, इनका ये स्विंग प्रोवाइड करना आपको लग कैसा रहा है? ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस आई थिंक पूरे बास्केट में आपको नजर कहाँ पे आ रही है? देखिए, क्रूड पर अगर पीसीआर कृपया इस चार्ट को दिखा पाए, क्रूड पर हमने लगातार एक मंदी का व्यू मेंटेन किया और HPCL, BPCL, IOC पे लगातार तेजी का व्यू मेंटेन किया। अब वो बात हो चुकी है। अब इस तरह से सेम थीम पर नया दांव लगाना, उसमें रिस्क ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज कम है। और कल को एक क्रूड अभी भी जिस स्तर पर है 75-91, आज रात को अगर 76 के ऊपर भी 76-20 के ऊपर बंद आ गया, कि पूरी की पूरी थीसिस यहां से रिवर्स हो सकती है कि क्रूड वापस 85 की तरफ जा सकता है। अगर इस तरह का बंद देता है, नहीं देता है, देखिए ट्रेडिंग में रोज हर घंटे में स्टॉप लॉस और लेवल्स चेंज करने पड़ते हैं। तो ब्रॉड बात करें कि जो इस जोन पे हम क्रूड में थे कि तेल का तेल निकल जाएगा, तो एक राउंड उसका हो लिया। अब उस व्यू पे अब यहां से और अग्रेशन लेना ठीक नहीं है। एशियन पेंट्स, बर्जर, इन सब में लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म बुल मार्केट की जो मूव को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साल भर में मुझे एशियन पेंट्स 4200 का भाव भी दिखता है, तो अभी से एकदम चढ़ के ले जाए वैसा लग नहीं रहा। लगता है वापस बड़ा डिप मिलेगा, हो सकता है 150 रुपया नीचे भी एशियन पेंट्स मिल जाए। तो वो भय है, यहाँ पे एक बार रिबाउंड्स बन सकते हैं क्रूड में और बाकी के स्टॉक्स में पुल बैक। तो हम थोड़ा इसको आराम से अभी यहाँ पे देखेंगे।
ओके, क्रूड और क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स पे हमने यहाँ पे बात कर ली। अच्छा सुशील जी, एक दो स्पेस को लेके और बात कर लेते हैं जो कि मल्टी ईयर मल्टी डेकेड हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आप देखिए ONGC ऑल टाइम हाई, मल्टी ईयर हाई, डेकेड हाई। आप गेल को देखिए, आप GMR एयरपोर्ट्स को देखिए। ये जो बड़े मतलब ब्रेकआउट्स हैं, इनमें आप अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? तो हम बिल्कुल रॉन्ग हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम रॉन्ग हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान रख के आपके दर्शक सुने। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई भी संसार का बिजनेस कर लो, सस्ता खरीदोगे महंगा बेचोगे तभी पैसे बनेंगे। ये ब्रेकआउट पे हम ले लेंगे और हम मोमेंटम को कैच कर लेंगे, ये किताबों में बड़ा अच्छा लगता है। ज्यादातर निवेशक जो है ना मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करके उसमें रह नहीं पाते हैं, तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट हैं। एक असमंजस के पॉइंट पर है यहाँ ONGC। चार्ट कृपया दिखाएं PCR। एक और फर्दर ब्रेकआउट दे देता है तो जो हार्डकोर दिन भर स्क्रीन पे बैठने वाले ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक और छोटा स्पर्ट आ सकता है 350-55 का। बट कोई निवेशक है तो अब ये जोन आ गए हैं कि माल बेच के पैसा घर में करो और वापस सारे के सारे सब स्टॉक्स बड़े पुलबैक्स में मिलेंगे। मतलब अब 350 तक की चाल के लिए 15 रुपए की, अगर मैं आपसे 6 महीने के दृष्टिकोण में बात करूं तो ONGC में मुझे 15 रुपए ऊपर तक की जगह हो सकती है, मैं रूल आउट नहीं कर सकता। ये वापस 290 पे मिल जाएगा, 280 पे मिल जाएगा, इस बात की भी पूरी संभावना है। तो निवेशकों के लिए पुलबैक्स में लेने के स्टॉक से मोमेंटम ट्रेडिंग हार्डकोर स्पेकुलेटर्स का, प्रोफेशनल्स का काम। ओके सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तबीयत आपकी आज भी नासाज लग रही है, टेक केयर। एक चीज वीरेंद्र जी क्विकली, इन्फोसिस में मैं स्केप्टिकल नहीं हूँ। मुझे लगता है इन्फोसिस इसी साल 1200 में मिल जाएगा और अगले साल 700 में मिल जाएगा। सेल सिग्नल अभी तक आया नहीं है, वो जब आएगा तो हम इसको माल बेचेंगे भी और शॉर्ट भी करेंगे। स्केप्टिकल नहीं हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, बड़ा स्लाइड आएगा। ये थोड़ा सा और मतलब आप ओके, इन्फोसिस पे आपका ये और आई थिंक क्लियर थॉट्स आपने यहाँ पे कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे इंडेक्सेस पे रखे आपने। चलिए फिलहाल एक ब्रेक है और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।